हेलो गाइस, वेलकम टू द जियो स्टेट चैनल। जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि एक डिटेल वीडियो रेबीज वायरस पर अकॉर्डिंग टू मेडिकल पर्सपेक्टिव बनाया जाएगा, तो हम आ चुके हैं उसको लेकर। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। रेबीज वायरस है। रेबीज वायरस जो फैमिली रेप्डोविरिडी में आता है। ये कैसे याद कर सकते हैं? लाइक नाम से याद हो रहा है तो रेप्डोविरिडी है, रेबीज वायरस है। अब इस रेबीज का एक जनरल ट्रिक है जो मैं बार बार यूज करूंगा, वो है बेन 10। बेन 10 रेबीज, ऐसे याद है वो रेबीज वायरस है बेन 10 वाली, वो वॉच पहन हुई है और वो बेन 10 बनेगा। और सबसे पहले चालू करते हैं जनरल फीचर्स में। बेन 10 में B4 बुलेट शेप, E4 एनवलप, N4 नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आ रहा है। 10 10 मीन्स 100%, 10 का मतलब 100% पेटल है, ठीक है। अब सिंगल स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे एस को पकड़ो, S4 सिंगल स्टैंडर्ड, S4 स्पाइक्स होता है। तो ये स्पाइक्स है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स है। ये ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स है, वो पैथोजेनेसिस में काम आती है और इन्वेजिवनेस में काम आती है, ठीक है। तो ये दो चीजों में काम आती है। उसके बाद में ये इसका बुलेट शेप, ये रेबीज वायरस है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा गया है। उसके बाद में ये इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है कि MM विथ 170 mm है। उसके बाद में इसमें दो मेजर एंटीजन है। इसको एंटीजन के नाम कैसे याद रखेंगे? एंटीजन के नाम में उनके नाम छुपे हुए हैं। G4 ग्लाइकोप्रोटीन जी, N4 न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ठीक है। अब ग्लाइकोप्रोटीन जी है, जी को IgG एंटीबॉडी से लिंक करो। जी IgG एंटीबॉडीज, IgG एंटीबॉडीज है। अब IgG एंटीबॉडीज है तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेगी। कौन सी बनेगी? न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनेगी। लेकिन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज बनेगी और वो बाइंड कहाँ पे होगी? वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगी। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगी। अब जी प्रोनाउंस करने पर हमारे जी साउंड आ रहा है ना, ये वाला जी। अब जी हम चलते फिरते इंसान के लिए तो यूज करेंगे नहीं। जी हम एक स्पेसिफिक इंसान के लिए यूज करेंगे, तो ये स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक है और किसके लिए स्पेसिफिक है? एज फॉर स्पेसिफिक, एज फॉर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। उसके बाद में एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज बन रही है तो ये वैक्सीनेशन में काम आ रहा है, वैक्सीनेशन में काम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में था न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन है, हमने बोला था इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो ये वायरल RNA। ये वायरल RNA किसके लिए काम आता है? ये रिएक्ट करता है विद द अदर रेबीज लाइक वायरसेस के लिए। और ये स्पीसीज स्पेसिफिक है तो ये ग्रुप स्पेसिफिक है। अब आता है टाइप ऑफ रेबीज वायरस। टाइप ऑफ रेबीज वायरस। तो टाइप ऑफ रेबीज वायरस को याद ना करके हम पूछेंगे टाइप ऑफ डॉग। आप क्वेश्चन पूछो खुद से, टाइप ऑफ डॉग, तो डॉग कितने प्रकार के होते हैं? तो डॉग होते हैं, एक तो स्ट्रीट डॉग होता है जो इधर घूमते हैं, और एक हमारे पालतू डॉग होते हैं, ठीक है। तो पालतू डॉग हमारे, वो हमारे फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड डॉग मतलब फिक्स्ड वायरस, और एक स्ट्रीट वायरस। अब स्ट्रीट वायरस, स्ट्रीट डॉग ज्यादा तेज भगते हैं, तो उसको मैंने Formula 1 से लिंक किया है, ठीक है। तो फॉर्मूला F फॉर फ्यूरियस, फ्यूरियस रेबीज है। और वन 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 एन साउंड हो रहा है इसमें, है ना, ठीक है। तो एन साउंड हो रहा है तो उसमें एन वो नेगरी बॉडीज होता है, ठीक है। उसके बाद में फिक्स्ड वायरस RC है, क्योंकि उसको हम जगह पर खाना ला के दे देते हैं, तो वो डंप वायरस है, ठीक है। RC वायरस है, डंप वायरस है। उसके बाद में नेगरी बॉडीज इसमें दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही है। इसके बाद में जो डंप वायरस है ना, ये मैं इसमें नेगरी बॉडीज दिख नहीं रही है, तो ये पैथोजेनेसिस में काम इतना आ नहीं रहा है। तो किस में काम आएगा? ये वैक्सीन के प्रिपरेशन में काम आएगा। अब फिर से मैं बोलूंगा, मैंने बोला था कि बेन 10 ट्रिक याद रखना, क्योंकि बेन 10 इस चैप्टर की यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है। तो बेन 10 बी फॉर ब्रेन होता है, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ सकलिंग माइस, तो ये रिपीटेडली ग्रो करते हैं ब्रेन ऑफ सकलिंग माइस। उसके बाद में पैथोजेनेसिस में काम कर लेते हैं। पैथोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले ये इतना याद रखना, ये सेंट्रीपिटली सेंट्रीफ्यूगली सेंट्रीपिटली सेंट्रीफ्यूगली। तो सबसे पहले ये कैसे फैलता है? ये सिर्फ डॉग से फैलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये मेजरली डॉग से फैलता है। ये कैट से, शिप से, गोट से, मंकी से, किसी अदर वाइल्ड एनिमल से, इन सब से फैल सकता है। उनके या तो बाइट करने से, या उन्होंने आपको लिक कर लिया ऑन द अपग्रेडेड स्किन। उसके बाद में आता है एक और, ये होता है कि कोर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। ये कोर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी फैलता है। कोर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरेशन में भी फैलता है, और ये बेड से भी फैलता है। उसके बाद में आता है, ये सबसे पहले देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। डॉग ने काटा तो सबसे पहले और स्केलेटल मसल्स होती है वो इन्वॉल्व होगी, वहां पे जाके वायरस रेप्लिकेट करेगा लोकली, ठीक है। अब समझो ये लोअर लिम्ब पे काटा है, इसका काम है ब्रेन पे, तो ये एक्सोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऊपर से नीचे। ये क्या जा रहा है? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? रेट्रोगेड ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये रेट्रोगेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद में ये क्या क्या करेगा? सेंट्रीपिटली स्प्रेड करेगा। मैंने बोला था कि सेंट्रीपिटली फिर सेंट्रीफ्यूगली, तो ये सेंट्रीपिटली स्प्रेड करेगा अलोंग द मोटेनल, और फिर वहां पे जाके ये डोर्सल रूट ऑफ द गैंग्लियो में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये असेंड करेगा
स्पाइनल कॉर्ड में असेंड करेगा, ऊपर जाता जाएगा और ये ब्रेन में पहुंच जाएगा, और ब्रेन में जाके ये क्या करेगा, सब सेंट्रीफ्यूगली स्प्रेड करेगा, कहाँ का जाएगा, ये जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में, स्किन में और फोर्निया में। ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक बात है कि ब्रेन में किस पार्ट में जाता है, हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम में जाता है, ब्रेन के एक स्पेसिफिक पार्ट में जाता है। और यहाँ पे ये जो मैंने बताया था कि ये स्केलेटल मसल से बाइंड अप होता है, तो एक किस रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो खुद से पूछो कि लास्ट पार्ट में, लास्ट कुछ सेकंड पहले मैंने कौन सा रिसेप्टर बताया था, मैंने बताया था एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, तो ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड करके मसल में काम करता है। उसके बाद में जो ये रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है ना, वो कितनी स्पीड से कर रहा है, वो 3 mm पर आवर से कर रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये स्पीड किस मतलब टाइम किस में ज्यादा लगेगा, किस में कम लगेगा, ये डिपेंड कैसे करेगा, मतलब जल्दी कौन ऊपर ब्रेन तक पहुंच ये वायरस जल्दी से ब्रेन में कैसे पहुंचेगा। तो किसी की साइड अगर छोटी होगी है ना, तो उसमें जल्दी पहुंच जाएगा, अगर चिल्ड्रन है उसमें जल्दी पहुंच जाएगा, या डॉग ने बाइट किया अपर लिंग में, तो वहां पर भी जल्दी ब्रेन में पहुंच सकता है। तो ये तीन कंडीशन है जहाँ पर ब्रेन में जल्दी पहुंच जाएगा। उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स में पहले क्लिनिकल फीचर्स, जनरल क्लिनिकल फीचर्स बताता हूँ। तो जनरल क्लिनिकल फीचर है, ये फीवर कॉज करता है, हेडेक कॉज करता है, एंजाइटी, एजिटेशन, मसल वीकनेस, डिफिकल्टी टू स्वेलिंग, सलाइवेशन, कन्वल्जन, पैरालिसिस, और इसको हाइड्रोफोबिया भी होता है मेनली। अब ये हाइड्रोफोबिया का देखो कैसे ये डर रहा है टेंशन पानी से, ऐसा कुछ होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स को याद करने की ट्रिक है, शॉर्ट अक्यूट कोमा, शॉर्ट प्रोड्रमल फेस, acute neurologic phase, comma and death होता है। ठीक है, शॉर्ट प्रोड्रमल फेज 2 to 5 days, acute neurologic phase 2 to 7 days, और ये 100% बैंड 10 का वो 100% बोला था कि बैंड 10 मतलब 100% फेटल होता है। उसके बाद में आता है 2 to 7 days होता है, acute neurologic phase होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है फ्यूरियस रेबीज होता है, और एक होता है कौन सा डम पैरालिटिक रेबीज होता है। फ्यूरियस रेबीज को हम एनसेफेलाइटिस रेबीज भी बोलते हैं और स्ट्रीट वायरस भी बोलते हैं। ई फॉर एनसेफेलाइटिस, ई फॉर 8 होता है, 8 होता है और 80% ऑफ द पेशेंट में होता है। ठीक है, उसके बाद में होता है फ्यूरियस एनसेफेलाइटिस के 3 फेज होते हैं, एनसेफेलाइटिस फेज होता है, ल्यूसिडिटी फेज होता है, ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस वाला फेज होता है। एनसेफेलाइटिस ई फॉर एनसेफेलाइटिस ई फॉर एक्साइटेबिलिटी, तो ये हाइपर एक्साइटेबिलिटी होता है। ल्यूसिडिटी होता है, ल्यूसिडिटी मतलब आराम करना, तो इसमें वायरस आराम करता है तो बॉडी में स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखता है। ऑटोनोमिक डिस्टर्बेंस मान लो एक तरह ये कंसेप्ट नहीं है, पहली बात तो ट्रिक के थ्रू समझा रहा हूँ मैं, तो इसको कंसेप्ट से कभी लिंक मत करना, मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा। कंसेप्ट के लिए आप अपनी बुक को अप्रोच कर सकते हैं, या जो भी आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहां से आप अप्रोच करें, है ना। हाइपर सलाइवेशन होता है, ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस को ऐसे समझ लो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो चुका है, तो हाइपर सलाइवेशन, अरिथमियास एंड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का पेशेंट मैंने दिखा दिया है। उसके बाद में होता है डम पैरालिटिक रेबीज होता है। ठीक है, डॉग पैरालिटिक, पी फॉर पैरालिटिक होता है, पी फॉर ओनली पैरालिटिक सिम्टम्स ही दिखता है। डायग्नोसिस होता है, एंटीजन डिटेक्शन होता है। एंटीजन डिटेक्शन कैसे करते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, डी एंटीजन डिटेक्शन, डी फॉर डिटेक्शन, डी फॉर डायरेक्ट होता है। फिर इसका स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करेंगे, बैंड 10 से करेंगे, 10 10 हेयर फॉलिकल्स फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक होता है। ठीक है, तो 10 से 10 हो गया, 10 हेयर फॉलिकल्स, और 10 से नेप ऑफ द नेक हो गई। उसके बाद में लेटर स्टेज में क्या होता है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी फैलता है, तो एक कॉर्नियल इम्प्रेशन के स्मेल भी बना सकते हैं। उसके बाद होता है वायरल आरएनए, तो आरटीपीसीआर हम कर सकते हैं। उसके बाद वायरल आइसोलेशन होता है, वायरल आइसोलेशन करने के लिए फर्स्ट जो एनिमल इनोकुलेशन रिक्वायर्ड होता है वो होता है बेल 10, बी फॉर ब्रेन ऑफ सकलिंग माइस। सेल लाइन होती है, सी फॉर सेल लाइन होती है, जो प्राइमरी सेल लाइन होती है वो चिक एम्ब्रियो सेल लाइन होती है। सेकेंडरी जो सेल लाइन होती है और जो कंटिन्यूस सेल लाइन होती है, उसके लिए ट्रिक याद कर सकते हो कि वायरस को बॉडी में 3 BH के अपार्टमेंट चाहिए, 3 BH के, BH के मतलब कंटिन्यूस सेल लाइन। उसके बाद में 3 मतलब 3 को 138 बोलो तो W138 सेकेंडरी सेल लाइन। उसके बाद में एंटीबॉडी डिटेक्शन होता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन में CSF सैंपल ले सकते हैं, ब्लड सैंपल, CSF ज्यादा बेटर करता है, क्योंकि ये जो वैक्सीन होते हैं वो लगाने के बाद भी नेगेटिव शो करता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रिक है, मोन्टू आरफिट का फेवरेट काम है नाना, तो मोन्टू MNT हो गया। ठीक है, उसके बाद में आरफिट हो गया, RFFIT। उसके बाद में फेवरेट में से FAV और N है। नहाने के बाद क्या करते हैं हम, चाय पीते हैं, तो चाय हो गया, C4 CFP, HAI हो गया, और I हो गया, IFA हो गया। अब इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म याद करने का तरीका है, MNT माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होता है। ठीक है, MNT माउस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, RFFIT रैपिड फ्लोरोसेंट फोकस इनहिबिशन टेस्ट, FAVN होता है फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, IFA होता है इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट से हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन एंड CFP कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन हमें इन्फ्लुएंजा में भी हम इन्फ्लुएंजा में भी टेस्ट करते हैं इसका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आता है ट्रीटमेंट कैसे करें, तो फिर से बेंटेन पे आ जाओ। सर सॉरी, इससे पहले ऑटोप्सी भूल गया था मैं, ऑटोप्सी कर कैसे, ऑटोप्सी में क्या करते हैं, ऑटोप्सी में हम बेंटेन करते हैं, बी फॉर
ब्रेन होता है, ब्रेन की ऑटोप्सी करते हैं, उसमें क्या दिखेगा, एन, एन को नेगरी बॉडीज दिखेगी, तो ब्रेन में नेगरी बॉडीज दिखेगी। और ब्रेन के कौन से पार्ट में जा रहा था, हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम में जा रहा था। इस ऑटोप्सी करने के लिए हम स्पेशल स्टेन लगाते हैं, स्पेशल एज फॉर सेलर स्टेन होता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है बैंड 10 होता है। बैंड 10 में क्या होता है, कैटेगरी 1 होती है, कैटेगरी 2 होती है, कैटेगरी 3 होती है। कितने कैटेगरी में बटा हुआ है, बी, ई एंड 3 अल्फाबेट 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है। और दो को कितने दिन तक ऑब्जर्व करना है, बैंड 10 डेज के लिए ऑब्जर्व करना है। कैटेगरी 1 में क्या होगा, टच ही हुआ है, इंटैक्ट स्किन है, हमें इसमें एब्रेशन हुआ है लेकिन ब्लीडिंग नहीं हुई है, इसमें ब्लीडिंग हुई है या फिर किसी एब्लेटेड स्किन पर लीक हुआ है या वाइल्ड एनिमल के एक्सपोजर में हुआ है। तो पहले कैटेगरी में सिर्फ हम वूंड टॉयलेट करेंगे। वूंड टॉयलेट का मतलब होता है 15 to 20 मिनट हैंड वॉश करेंगे, जो ये दिखा रखा है। उसके बाद में पोविडोन आयोडीन का सॉल्यूशन लगाएंगे। सेकंड में क्या करेंगे, वूंड टॉयलेट भी करेंगे प्लस में वैक्सीन भी लगाएंगे। थर्ड में क्या करेंगे, वूंड टॉयलेट भी करेंगे, वैक्सीन भी लगाएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाएंगे। ऐसे याद रख लो, कैटेगरी 1 एक चीज, तो एक ही चीज करनी है, वूंड टॉयलेट। कैटेगरी 2 दो चीज करनी है, एक तो वूंड टॉयलेट प्लस वैक्सीन। कैटेगरी 3 तीन चीजें करनी है, वूंड टॉयलेट, वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद में आता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन ह्यूमन के लिए लगाई जा रही है, तो उसमें एच फॉर ह्यूमन और एच फॉर हॉर्स। हॉर्स का बॉटनिक जूलॉजिकल नेम इक्विन, इक्विन होता है। तो दो टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ह्यूमन आर इम्यूनोग्लोबुलिन और इक्विन आर इम्यूनोग्लोबुलिन। इक्विन की 40 IU पर केजी और इसकी 20 IU पर केजी होता है। इसकी कम डोज है तो कम साइड इफेक्ट, इसके ज्यादा डोज है तो ज्यादा साइड इफेक्ट। उसके बाद में वैक्सीन होती है, ह्यूमंस के लिए लगाई जा रही है, तो कौन सी टाइप की वैक्सीन होगी, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन होगी। साइट होता है मेजरली डेल्टॉइड पे लगाया जाता है या एंटीरियर एंड लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाया जाता है। अब ए के साथ कभी नहीं आएगा, तो एडल्ट में क्या लगाई जाएगी, डेल्टॉइड, और चाइल्ड के लिए क्या लगाई जाएगी, एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। उसके बाद में दो टाइप के रेजिमेंट होते हैं, एक तो जो इंट्रामस्कुलरली और एक इंट्राडर्मली। इंट्रामस्कुलरली के लिए ईसन रेजिमेंट होता है और इंट्राडर्मली के लिए थायराइड रेजिमेंट होता है। थायराइड रेजिमेंट को याद करने का तरीका है कि थाई है, एंटीरियर लैटरल थाई, थाई थाई थायराइड रेजिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में होता है ईसन रेजिमेंट में कितने अल्फाबेट, 1 2 3 4 5, तो 5 डोज रूल ऑफ 5 लगेगा, कि मतलब 5 डोज लगेगी 5 दिन के लिए, 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली और 1 डेल्टॉइड पे। थायराइड रेजिमेंट में क्या होगा, 5 डे के लिए लगेगा, 8 डोज लगेगी और 0.1 इंट्राडर्मली, D4 डेल्टॉइड, T4 दोनों डेल्टॉइड, तो ये दोनों डेल्टॉइड में लगेगी, ठीक है। फिर 0 3 7 14 28 डेज के 1 डोज लगेगी ईसन रेजिमेंट में। अब आता है इंट्राडर्मली जो इक्वन रेजिमेंट होता है, सॉरी थायराइड रेजिमेंट होता है, इसमें क्या होता है 14 डेज पे कोई डोज नहीं लगेगी, 0 3 7 और 28 पे टू डोज लगेगी, ठीक है, एक्सेप्ट 14। उसके बाद में प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है, री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होता है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर भी वेटनरी या फॉरेस्ट वर्कर्स में लगाए जाते हैं, तो इसमें 0 3 21 या 28 डेज पे हम इंट्रामस्कुलरली या इंट्राटर्मली हम लगा सकते हैं 1 डोज। उसके बाद में री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, आपने वैक्सीन लगाई, आपको किसी डॉग ने फिर से बाइट कर लिया, तो ये या तो लेस देन 3 मंथ में हो रहा है या मोर देन 3 मंथ में हो रहा है। अगर मोर देन 3 मंथ में हो रहा है तो उसमें सिर्फ वूंड, सॉरी लेस देन 3 मंथ में हो रहा है तो उसमें वूंड टॉयलेट कर लो, और अगर मोर देन 3 मंथ में हो रहा है तो वूंड टॉयलेट प्लस री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। 0 3 0 यहाँ पे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 0 और 7 21 और 28 डेज पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे 0 और 3 डेज पे होती है। कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे 0 7 21 और 28 डेज पे 1 डोज लगती है। तो आप 0 और 7 के बीच में एक दिन देना है, वो है 3 डे, थर्ड डे, तो थर्ड 0 और 3 डे पे 1 डोज लगती है। यहाँ पे की था रेबीज वायरस, यहाँ से आप एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाता है। अगर एग्जाम में आता है तो एक स्टोरी लाइन के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर इस चैनल पे जो कनेक्ट करते हैं ग्लोबल इवेंट्स को ह्यूमन हेल्थ के साथ। थैंक यू।